तो फिल्म शुरू होती है फ्लोरिडा शहर से, जहां हम एक छोटा सा कैफे देखते हैं। यहाँ लीसा नाम की लड़की काम करती है। वो सभी कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह डील करती है और इन सब चीजों की वजह से उसका बॉस लिसा से काफी खुश था और वो अपना काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर जा रही होती है। तब हम उसके चेहरे पर उदासी और डर देखते हैं। हालांकि लोग काम खत्म करने के बाद जब घर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक खुशी होती है, लेकिन लीसा तो बहुत उदास लग रही है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके लिए घर का मतलब कुछ और ही था, क्योंकि उसका घर लीसा के लिए किसी हेल जहन्नुम से कम नहीं था। वो जब रास्ते में थी तो अपने साथ होने वाली गलत चीजों के बारे में सोच रही होती है, जिसमें वो एक आदमी को देखती है जो लीसा के रूम में आता है। अब ये आदमी कौन था, यह हमें जल्दी पता चलेगा। तभी अचानक इस सुनसान रोड पर लीसा की नजर एक ब्लैक कार पर पड़ी, जिसे देखकर वह काफी घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके उससे दूर भागती है और सीधा अपने घर चली गई, जहां हमें पता चलता है कि यह लीसा का घर नहीं है, बल्कि वह अपनी नानी और उनके दोस्त के साथ रहती है। अब उसकी नानी का दोस्त वही आदमी है जिसके बारे में लिसा अभी कुछ देर पहले सोच रही है। उसकी नानी की माली तौर पर मदद करता है और बदले में हर रात लिसा के रूम में जाने की इजाजत उसे मिल जाती है और वो उस बेचारी के साथ बहुत गलत करता है। एक दिन लिसा इन सब चीजों से तंग आकर सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जान ले लो। दूसरे दिन लिसा अपनी बहन से बात करती है, जो उनकी मॉम के साथ रहती है। लिसा अपनी बहन से कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। जब वो अपनी माँ को यह सारी चीजें बताती है जो उसके साथ हो रहे हैं, तो यह सुनकर भी उसकी माँ यही कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें वहीं रहना होगा, अपनी नानी का ख्याल रखने के लिए। इतना बोलकर वो फोन काट देती है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि लीसा की मॉम को यह सब पहले से ही पता था। उसे लीसा की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही उसकी हालत का अंदाजा था। उस बेचारे की जिंदगी अजाब बन चुकी है, जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही हो। पर उसे क्या पता था कि इससे भी ज्यादा तूफान उसकी जिंदगी में दस्तक दे चुका है, जो उसे अंदर से झंझोड़ के रख देगा। जब वो एक रात कैफे से घर जा रही थी, तो उसे रास्ते में वही ब्लैक कार नजर आती है, जिसे उसने पिछली रात भी देखा था, लेकिन इस बार वो कार उसका पीछा करने लगी। लिसा इस कार को देखते हुए साइकिल चला रही थी कि एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे किडनैप अगवा कर लेता है, जिसके बाद वो उसे अपनी कार में ले जाकर बेचारे के साथ बहुत गलत करता है। ये करने के बाद उसने लिसा की आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि वो उसका चेहरा न देख सके। लिसा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो उसे अब कहाँ ले जा रहा है और उसके साथ क्या करने वाला है। वो उसे अपने साथ शहर से दूर एक सुनसान फ्लैट पर लेकर जाता है, जहां वो उसके साथ एक बार फिर से गलत करता है। अब यहाँ पर लिसा इतना तो समझ चुकी थी कि यह आदमी एक साइको है, पागल इंसान। वो सोचने लगती है कि यह सब तो उसके साथ पहले भी हो चुका है, उसकी नानी के घर पर। मगर इस टाइम सबसे जरूरी था उसका जिंदा रहना। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती है। दूसरी तरफ लिसा के घर न आने पर उसकी नानी उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाती है, जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लिसा की मॉम के घर गई, तो उसकी मॉम कहती है कि हो सकता है वो अपने मेल फ्रेंड के साथ भाग गई हो। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर्स वहां से जाने लगते हैं, लेकिन लिसा की बहन उन्हें रोक कर कहती है कि वह कभी भी भाग नहीं सकती, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स लिसा के कैफे जाते हैं, जहां वो काम करती है, तो वहां से पता चलता है कि वो एक बहुत जिम्मेदार और मेहनती लड़की है। वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। अब सीन उसी फ्लैट पर शिफ्ट होता है, जहां लिसा की आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद भी वो वहां की सारी चीजों को नोटिस कर रही होती है और अपने माइंड में सेट कर रही है। फिर जब वो आदमी दोबारा उसके करीब आया, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। लिसा को अंदाजा हो गया था कि यह तो दिमागी तौर पर एक नंबर का पागल इंसान है, मगर एक पॉइंट पर आकर वो उसके हाथों को खोल देता है। पर लिसा को यह बात अच्छी तरह पता कि एक भी गलत कदम उठाने पर वो आदमी मुझे शूट कर सकता है, मेरी जान ले सकता है, क्योंकि वह उसके साथ 24 घंटे रहता था। अब लिसा धीरे धीरे अपनी मौजूदगी का सबूत इस घर में एक एक करके छोड़ना शुरू करती है। वो अपने हेयर पिन निकालकर बेड के नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो बाथरूम जाने का बहाना करती है और वहां के शीशे पर अपनी उंगलियों के निशान लगा दे। तभी उसे बाथरूम में शूज दिखते हैं, जिनका कलर और लोगो वो याद कर ले। अभी वो यह सब कर ही रही थी कि तभी उस किडनैपर को पता चल जाता है कि लिसा ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। इसीलिए वह जबरदस्ती डोर को खोलकर अंदर घुस आता है और यहाँ लिसा बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करती है। वह ऐसे करके दिखाती है जैसे उसे उसकी बहुत फिक्र है। फिर एक रात जब वो इंसान सो रहा था, तो लिसा चुपके से उठकर कॉल लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पहले दिन ही यह अंदाजा लग गया था कि इस घर में एक टेलीफोन है
और इससे पहले कि वो कॉल लगाए, आदमी जाग जाता है और लिसा को पकड़ लेता है। फिर उसने कहा, तुम बहुत चालाकी दिखा रही हो। यहाँ पर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब वो लिसा को जान से मारने की कोशिश करता है। पर वो कहती है कि मैं बस अपने बीमार बाप की तबीयत के बारे में पता करना चाह रही थी, साथ ही उन्हें बताना चाहती थी कि मैं यहाँ खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो इमोशनल होने का नाटक करती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे देखकर वह आदमी हमदर्दी देकर चुप करवाता है और खुद भी शांत हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में लिसा को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी हार मत मानना। और फिर एक दिन जब वो आदमी उसके करीब आया तो लिसा उसे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपनी मर्जी से ही तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। ये सब सुनकर वह साइको आदमी लिसा से बहुत ज्यादा मुतासिर और खुश हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। वो आदमी भी ये न्यूज देख रहा था तो उसे लगा कि यही सही टाइम है लिसा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस तो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में मशरूफ है, तो पुलिस इस छोटे मोटे केस पर ध्यान नहीं देगी। और वैसे भी लिसा ने तो उसे देखा भी नहीं है जिससे कि वो उसे पहचान सके। यही सारी चीजें सोचकर वो लिसा को अपनी कार से एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, मगर यहाँ पर फिर से उसका इरादा बदल गया और लिसा को शूट करने का सोचता है। मगर लिसा उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। जहां वो साइको आदमी उसकी बात पर पिघल गया और वो लिसा से कहने लगता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछताछ करे तो तुम उन्हें कहना कि मैं काला, मोटा और कद से छोटा दिखने वाला इंसान हूँ। इतना बोलकर वो लिसा को वहीं छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। वो भी वहां से भागती हुई अपने घर आती है, जहां वह अपनी नानी को बताती है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी नानी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। अब जैसा कि उसकी नानी पुलिस में रिपोर्ट कर चुकी थी, तो वह पुलिस को कॉल करके उन्हें लिसा के वापस आने की खबर देती। उन्हें भी ऐसा लगता है कि पुलिस भी लिसा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, पर इंस्पेक्टर उसे एक बार बात करना चाहते थे। वो यह जानना चाहते थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, जहां लिसा उन्हें सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उन सबका यही कहना था कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके जिस्म पर कोई निशान क्यों नहीं है, और अगर उसके हाथ पैर खुले थे तो उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर चीखी चिल्लाई क्यों नहीं। जिस पर लिसा कहती है कि वो आदमी पूरा का पूरा साइको और मेंटल था। उसके पास एक गन भी थी जिससे वो बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहा था और इसीलिए उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया ताकि वह अपनी जान बचा सके। मगर यह सब सुनने के बाद भी उन ऑफिसर्स को लग रहा था कि लिसा यह सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कह रही है। वहां 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स को तो यह तक लगने लगता है कि जरूर लिसा टीवी शोज बहुत देखती है, इसीलिए तो वो इतनी परफेक्ट मन कहानी बना रही। अब लिसा पूरी तरह से चुप हो गई और टूट जाती है कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। पर लिसा की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम वहां पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो उसे सीरियल किलर वाले केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी। इस डिटेक्टिव का नाम लैरी था और तब लैरी लिसा के पास गया, लेकिन वह बिल्कुल खामोश थी और अब किसी से बात करना नहीं चाहती। लैरी ने अपनी जेब से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी ताकि लिसा को अपनापन महसूस हो और वह खुलकर बात कर सके। उन्होंने लिसा से कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मुझे एक एक करके सब बताओ। तब लिसा ने उन्हें सारी बातें बताना शुरू कर, जैसे कि उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है जिसमें रेड कारपेट लगी हुई है, उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं, उसकी कार के अंदर मैग्नम लव्स लिखा हुआ है, उसके घर में एक बेड है और वह आदमी वाइट है रंग से और उल्टे हाथ से सब काम करता है, साथ ही उसके पास गन भी है। इतना कुछ सुनकर लैरी कंफर्म हो जाता है कि लिसा झूठ नहीं बोल रही है। वो फौरन उसके केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कहता है। आगे चलकर पुलिस को सारे सबूत मिलते हैं और आखिरकार उस किडनैपर को पकड़ लिया जाता है। लिसा की बहादुरी की वजह से एक बड़े सीरियल किलर को गिरफ्तार किया जाता है और कई लड़कियों को इंसाफ मिलता है। कुछ साल बाद लिसा खुद एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके और कहानी यहीं खत्म होती है।